नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए कि एक देश है जिसकी अपनी करेंसी है, अपना सेंट्रल बैंक है, अपना नेशनल फ्लैग है, लेकिन उसकी करेंसी की कीमत वह खुद तय नहीं करता। उसकी कीमत तय होती है, और वो भी भारत में। आज अगर भारत में 100 रुपए की ताकत बदलती है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि काठमांडू, पोखरा और बीरगंज तक महसूस होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, फिर उसकी करेंसी आज भी इंडियन रुपी से पेग क्यों है? क्या यह भारत की आर्थिक ताकत है या नेपाल की सबसे बड़ी आर्थिक मजबूरी? क्या चीन इस व्यवस्था को तोड़ना चाहता है? और अगर कल नेपाल कह दे कि अब हमारी करेंसी इंडियन रुपी से पेग नहीं रहेगी, तो क्या नेपाल की अर्थव्यवस्था संभल पाएगी या पूरा साउथ एशिया एक नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ जाएगा? आज की कहानी सिर्फ करेंसी की नहीं, बल्कि भरोसे, जियोपॉलिटिक्स, व्यापार और साउथ एशिया की आर्थिक सुरक्षा की कहानी है। तो साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि जिस प्रकार से मैं डेटा देख रहा हूं, 85% नॉन सब्सक्राइब किए हुए व्यूवर्स मुझसे जुड़ रहे हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाऊं, और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है, नेपाल की करेंसी भारत तय करता है, और यहीं से चर्चा शुरू होगी। 1 रुपए जो है वो 1.60 नेपाली रुपए के बराबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो नेपाल की करेंसी भारत तय करता है, यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि करेंसी पेग आखिर होता क्या है। तथा दुनिया में अधिकांश देशों की करेंसी की कीमत हर दिन बदलती रहती है। अमेरिका डॉलर, यूरो, जापान का येन और ब्रिटिश पाउंड जैसे मुद्राओं का एक्सचेंज रेट डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल इकोनॉमी के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन कुछ देश अपनी करेंसी को पूरी तरह से मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ते। वे उसे किसी मजबूत या भरोसेमंद करेंसी के साथ एक निश्चित अनुपात में जोड़ देते हैं, और इसी व्यवस्था को करेंसी पेग या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी देश ने तय कर दिया है कि $1 7 लोकल करेंसी के बराबर हो। अब यदि मार्केट इस अनुपात में बदलने की कोशिश करे तो उस देश का सेंट्रल बैंक डॉलर खरीदकर या बेचकर एक्सचेंज रेट को वापस तय सीमा के भीतर ले आता है। यानी कीमत का अंतिम नियंत्रण मार्केट नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। नेपाल भी यही व्यवस्था अपनाता है, लेकिन डॉलर के साथ नहीं, बल्कि इंडियन रुपी के साथ। आज आधिकारिक विनिमय दर लगभग 1 रुपए भारतीय अगर रुपए लेते हैं तो 1.60 नेपाली रुपए के बराबर होता है, यानी कि 100 भारतीय रुपए 160 नेपाली रुपए के बराबर हो। नेपाल राष्ट्र बैंक कई दशकों से इस अनुपात को लगभग स्थिर बनाए हुए है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सीमा पर लेन देन की स्थिरता बनी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर नेपाल ने अपनी करेंसी को डॉलर, यूरो या चाइनीज युआन से नहीं, बल्कि इंडियन रुपी से क्यों जोड़ा है? तो इसका जवाब सिर्फ अर्थशास्त्र में नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में जो है वो छुपा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि नेपाल ने अपनी करेंसी को इंडियन रुपी के साथ जो है वो क्यों जोड़ा है, और इसी सवाल का जवाब हम इस चर्चा में अब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इसका जवाब सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं, जैसा कि मैंने कहा, बल्कि भूगोल, इतिहास और दोनों देशों के बीच बने भरोसे में छुपा हुआ है। भारत और नेपाल का रिश्ता दुनिया के अधिकांश पड़ोसी देशों से बिल्कुल अलग है। दोनों देश के बीच ओपन बॉर्डर है, यानी आम नागरिकों को एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, और यही व्यवस्था दोनों देशों को दुनिया के सबसे अनोखे पड़ोसियों में शामिल करती है। हर साल लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। दूसरी ओर हजारों भारतीय व्यापारी, निवेशक और मजदूर भी जो है वो नेपाल में काम करते हैं। दोनों देशों के बीच हर दिन करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। सीमा पार रहने वाले परिवारों के लिए तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब जरा ये सोचिए कि अगर भारतीय रुपया और नेपाली रुपया हर दिन डॉलर की तरह तेजी से ऊपर नीचे होने लगे तो क्या होगा? आज जिस व्यापारी ने माल खरीदा है, हो सकता है कल उसी सामान की कीमत सिर्फ एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से बदल जाए। कर्मचारियों की कमाई, व्यापारियों का मुनाफा, पर्यटकों का खर्च और सीमा पार होने वाले हजारों छोटे बड़े लेन देन सब अनिश्चित हो जाएंगे। और यही कारण है कि स्थिर एक्सचेंज रेट दोनों देशों के लिए एक व्यवहारिक समाधान बन जाए। इससे व्यापार आसान हुआ है, कीमतों में स्थिरता बनी रही है, और सीमा के दोनों ओर रहने वाले लाखों लोगों को करेंसी में उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ी।
लेकिन यह व्यवस्था केवल व्यापार को आसान बनाने की नहीं बनी थी, इसके पीछे एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला छिपा था जिसने नेपाल की पूरी आर्थिक दिशा को बदल दिया। तो इसके इतिहास को भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह व्यवस्था शुरू कब हुई थी। इसके लिए हमें आज से करीब 6 दशक पीछे जाना होगा, यानी कि 1960 के दशक में नेपाल की अर्थव्यवस्था आज जितनी विकसित नहीं थी। देश का अगर हम औद्योगिक आधार कहें तो बहुत छोटा था। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर विकास परियोजनाओं तक नेपाल काफी हद तक भारत पर निर्भर था। नेपाल के अधिकांश फ्यूल, मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, मशीनरी और कई अन्य आवश्यक वस्तुएं भारत से आती थी। आज भी भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन उस दौर में निर्भरता और भी अधिक थी। ऐसे स्थिति में यदि भारतीय रुपया या नेपाली रुपया लगातार ऊपर नीचे हो तो नेपाल में आयात की लागत हर दिन बदलती रहती। इससे महंगाई बढ़ सकती है, व्यापार अस्थिर हो सकता है और सरकार के लिए आर्थिक योजना बनाना भी मुश्किल हो सकता है। इसी चुनौती को देखते हुए नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारतीय रुपए के साथ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया। शुरुआत के वर्षों में यह अनुपात अलग था, लेकिन समय के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किए गए। आखिरकार 1993 में विनिमय दर को एक भारतीय रुपया जो है 1.60 नेपाली रुपया निर्धारित किया गया। तब से लेकर आज तक यही आधिकारिक पेग लगभग बिना बदलाव के जारी है। यानी यह कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही सोच समझकर बनाई गई आर्थिक नीति है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस व्यवस्था से आखिर फायदा किसे ज्यादा मिलता है, नेपाल को या भारत को या दोनों को। चलिए इसे भी हम समझते हैं कि नेपाल को फायदा होता है या किसे फायदा होता है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो साथियों इसका सबसे बड़ा लाभ नेपाल को मिलता है। किसी भी छोटी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। जब आपकी करेंसी रोज बदलती है तो व्यापार, निवेश और कीमतों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन करेंसी पेग इस अनिश्चितता को काफी हद तक कम कर देता है। नेपाल को इसका पहला फायदा मिला महंगाई पर नियंत्रण। चूंकि नेपाल अपने अधिकांश आवश्यक वस्तुएं भारत से खरीदता है, इसलिए स्थिर एक्सचेंज रेट आयात की लागत को अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा लाभ है व्यापार में सरलता। भारतीय और नेपाली व्यापारी लंबे समय से डील करते समय एक्सचेंज रेट में बड़े उतार चढ़ाव से नहीं डरते। इससे कारोबार का जोखिम कम होता है। तीसरा फायदा होता है विदेशी निवेश। निवेशक ऐसी अर्थव्यवस्था को पसंद करते हैं जहां करेंसी अचानक मूल्य ना खो दे। स्थिर विनिमय दर उनके भविष्य लागत और लागत लाभ का जो है बेहतर अनुमान लगाने में मदद करती है। चौथा फायदा मिलता है पर्यटन को। हर साल लाखों भारतीय नेपाल घूमने जाते हैं। जब एक्सचेंज रेट स्थिर रहता है तो यात्रियों के लिए खर्च का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। यही स्थिरता पर्यटन उद्योग को भी सहारा देती है। यानी करेंसी पेग ने नेपाल को केवल आर्थिक स्थिरता ही नहीं दी, बल्कि व्यापार, निवेश, पर्यटन तीनों के लिए भरोसे का माहौल दिया है। लेकिन अर्थशास्त्र का एक नियम, कोई भी नीति पूरी तरह से मुफ्त नहीं होती। करेंसी पेग जितनी स्थिरता देती है उतना ही कुछ स्वतंत्रता भी छीन लेती है। मान लीजिए भारत में महंगाई तेजी से बढ़ने लगे तो उसे नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें बढ़ा देता है। ऐसे में नेपाल पूरी तरह से अपनी अलग दिशा में नहीं चल सकता। उसे भी अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करने पड़ते हैं ताकि पेग के ऊपर दबाव ना बने। यानी नेपाल का सेंट्रल बैंक पूरी तरह से स्वतंत्र होकर एक्सचेंज रेट या मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चला सकता। उसको अपनी नीतियों को बनाने में आर्थिक परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव झेलना पड़ता है। और यही वजह है कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि करेंसी पेग स्थिरता देता है, लेकिन नीति निर्माण की पूरी स्वतंत्रता छीन लेता है। साथियों यहीं से विषय केवल अर्थशास्त्र नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाता है। पिछले एक दशक में चीन ने नेपाल में सड़क, सुरंग, जल विद्युत परियोजना और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े निवेश किए और यहीं से कहानी में चीन की एंट्री शुरू हो जाती। साथियों जब चीन ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को पहले से कहीं अधिक गहरा कर दिया और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में नेपाल का व्यापार चीन के साथ इतना बढ़ सकता है, उसे अपनी करेंसी व्यवस्था पर दोबारा विचार करना पड़े। साथियों सैद्धांतिक रूप से यह संभव है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति अभी अलग है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार आज भी भारत के साथ है। चाहे हम पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें, आपूर्ति की बात करें, बिजली का आदान प्रदान की बात करें, सीमा पार व्यापार की बात करें, बैंकिंग संपर्क और लोगों की आवाजाही की बात करें, इन सभी का सबसे बड़ा आधार भारत ही है। और यही कारण है कि केवल राजनीतिक इच्छा या चीन के निवेश से करेंसी पेग नहीं बदल सकता। इसके लिए पूरी आर्थिक संरचना बदलनी होगी और वह प्रक्रिया वर्षों नहीं बल्कि दशकों में पूरी होगी। अब प्रश्न यह है कि अगर नेपाल इसको हटाना चाहे, नेपाल पेग अगर हटाना चाहे तो क्या होगा, क्या हट सकता है? साथियों मान लेते हैं कि कल सुबह नेपाल ने घोषणा कर दी कि अब उसकी करेंसी का मूल्य मार्केट तय करेगा, तो सबसे पहला असर एक्सचेंज रेट पर दिखाई देगा। नेपाली रुपया तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है।
यदि करेंसी कमजोर हुई तो आयात महंगे हो जाएंगे, ईंधन, दवाइयां, दूसरे आवश्यक वस्तुएं की कीमतें अचानक बढ़ जाएंगी, जिससे महंगाई का दबाव वहां की जनता के ऊपर पड़ेगा। दूसरी ओर निवेशकों के सामने अनिश्चितता बढ़ जाएगी, व्यापारियों को करेंसी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, सरकार को अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर अधिक दबाव झेलना पड़ सकता है। इसलिए पेग हटाना एक प्रशासनिक घोषणा पर हो सकती है, लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना कहीं अधिक कठिन हो सकता है। तो क्या भविष्य में नेपाल इसे खत्म कर सकता है? क्या आने वाले वर्षों में नेपाल इंडियन रुपी से अपना पेग खत्म कर देगा? साथियों, अगर मौजूदा परिस्थिति को देखें तो इसकी संभावना बिल्कुल, अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल में इसकी संभावना हमें बहुत कम देखने को मिलती है। भारत आज भी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार लगातार बढ़ रहा है, नई ट्रांसमिशन लाइन बन रही है, डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ रहा है, आर्थिक एकीकरण पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुआ है। भविष्य हमेशा स्थिर नहीं रहता है साथियों। यदि आने वाले वर्षों में नेपाल के व्यापार का केंद्र बदलता है तो चीन की हिस्सेदारी असाधारण रूप से अगर बढ़ती है तो साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से नया मोड़ लेती है, तब यह बहस शुरू हो सकता है। लेकिन आज की वास्तविकता यही है कि इंडियन रुपीज से जुड़ा करेंसी पेग नेपाल की आर्थिक व्यवस्था का सबसे स्थिर स्तंभ बना हुआ है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि नेपाल की करेंसी भारतीय रुपए से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि यह केवल एक्सचेंज रेट का मामला नहीं, यह भूगोल, इतिहास, व्यापार, ऊर्जा, लोगों की आवाजाही और दशकों से बनी अपने विश्वास का परिणाम है। और यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि किसी देश की शक्ति केवल उसकी सेना या जीडीपी से नहीं मापी जाती, उसकी करेंसी पर दूसरे देशों का भरोसा भी उसकी रणनीतिक ताकत का हिस्सा होता है। आज भारत और नेपाल का रिश्ता केवल खुली सीमा तक सीमित नहीं, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कई स्तरों पर एक दूसरे से जुड़ चुकी है। लेकिन इतिहास हमें यह बताता है कि अर्थव्यवस्था कभी स्थिर नहीं होती। तो क्या अगले 20 वर्षों में नेपाल इंडियन रुपीस के साथ रहेगा या बदलती जियोपॉलिटिक्स साउथ एशिया की आर्थिक तस्वीर को नया रूप देगी? आपको क्या लगता है? आप अपने जो भी विचार हैं इस चर्चा को सुनने के बाद आप अपने विचारों को जो है वह कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऐसी गहरी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालाइज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही बेल आइकन आपके पास जाएगा वीडियो अपलोड होते हुए, और आप वीडियो को लाइव देख सकते हैं या रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।